हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद अली एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ आई है उसके माध्यम से ये कहा गया है कि जो परीक्षाएं हैं वो ऑनलाइन होंगी, और दूसरा ये भी कहा गया है साथ के साथ कि जो परीक्षाएं हैं वो एमसीक्यूज़ बेस होंगी। तो फ्रेंड्स, हम उसी को टारगेट करते हुए आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एमसीक्यूज़ सेशन। तो फ्रेंड्स, हम चैप्टर वाइज कराएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या फिर जितना पॉसिबल होगा, मतलब जितना हमको लगेगा कि ये सारा पूछा जाएगा, तो हम एक एक क्वेश्चन आपको कराएंगे, सारा कराएंगे, हम एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यूज, और सिर्फ हम इसी सब्जेक्ट के नहीं फ्रेंड्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ही नहीं, हम सारे सब्जेक्ट के जितने भी इलेक्ट्रिकल हो गए, मैकेनिकल हो गए, सिविल हो गए, इसके जो भी सब्जेक्ट हैं उनके जितने भी एमसीक्यूज़ बनने वाले हैं वो सारे के सारे हम कवर करने वाले हैं विद इन मंथ, इसी मंथ के अंदर अंदर। जब तक एग्ज़ाम होगा उससे पहले हम आपको कंप्लीटली कवर करा देंगे एमसीक्यूज़। हमारी सीरीज़ स्टार्ट हो गई है, आज से हमारे लेक्चर कंटिन्यू आएंगे, और हर दिन में लगभग 2-2, 3-3 हम डालेंगे, जिससे क्या हो कि जल्दी आपका कोर्स निपट पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर कर लीजिएगा, जिससे क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ें, और इन जो सेशन चल रहा है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज़ हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका एमसीक्यू ही आएगा, ये माइंड में फ्रेंड्स आप बिठा लीजिएगा। तो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट कर देते हैं आज का जो सेशन है उसको। तो चैप्टर नंबर 1 के जो न्यूमेरिकल है, सॉरी न्यूमेरिकल तो नहीं, जो चैप्टर नंबर 1 के फॉर्म, देखिए फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि अगर एमसीक्यूज़ है तो डेरिवेशन तो नहीं आना, साथ के साथ आपका न्यूमेरिकल भी नहीं आना। अगर आएगा तो बहुत छोटा बेसिक सा न्यूमेरिकल आएगा, तो उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। साथ के साथ अगर हम बात करें कि जो आपके डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन तो बिल्कुल नहीं आने वाले। हाँ, डेरिवेशन के जो फाइनल फॉर्मूलेज हैं वो जरूर आएंगे, तो उन सबको हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है, सबको हम कंप्लीटली लेकर चल रहे हैं फ्रेंड्स। तो उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा आपको इससे गाइडेंस मिलेगा एग्जाम में। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप प्लीज़ इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा, क्योंकि अगर आप लिख देंगे ना तो कभी नहीं भूलेंगे आप। और मतलब हम हर दिन में 2 या 3 लेक्चर डालेंगे, तो इस हिसाब से अगर हम पर डे इसको लिखेंगे तो आसान पड़ेगा। पर अगर लास्ट टाइम तक आप इसको लिखोगे तब फ्रेंड्स बहुत टफ हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको लिखते हुए जरूर चलिएगा, क्योंकि अगर हम लिख देते हैं जो चीज़ को तो उसको हम कभी भी नहीं भूलते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जो पहला चैप्टर है फ्रेंड्स, पहला चैप्टर था डीसी सर्किट एनालिसिस। तो डीसी सर्किट एनालिसिस के अंदर हम क्या पढ़ते थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते थे, स्थिर वैद्युतिकी पढ़ते थे, और ओम्स का नियम पढ़ते थे, करंट वगैरह, वोल्टेज वगैरह, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ते थे, रजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज। और उसी से रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं आज, उसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब जो बन सकते हैं एमसीक्यू, जो पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में है आपका, एम्पियर के नियम का प्रयोग क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है? एक बार फिर सुन लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एम्पियर के नियम का प्रयोग क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स, जो एम्पियर का नियम है उसकी बात कही गई है। तो एम्पियर के नियम से आपको पता लग गया होगा कि करंट से रिलेटेड होगा ये। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एम्पियर के नियम की, तो एम्पियर के नियम का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, और इसमें कहा गया है कि ओवरहेड लाइन में धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए एम्पियर के नियम का प्रयोग किया जाता है। या फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं, इसको थोड़ा सा चेंज करूं, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, इसी को हम फ्रेंड्स मैं ये भी बताता चलूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, मतलब इसको कैसे और दूसरी तरह से पूछा जा सकता है। तो इसको दूसरी तरह से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए वो ये कह दे कि विद्युत परिपथ में या इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में विद्युत धारा की दिशा को निर्धारित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिंपली आप आंसर टिक करोगे एम्पियर के नियम का। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ठीक हो जाएगा। तो अगर हम इस वाले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे तीन कॉन्सेप्ट आपके निकलने वाले हैं। इसको 3 तरह से पूछा जा सकता है, मैं अभी बताऊंगा आपको। फ्रेंड्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसको कहा गया है, चित्र में किसी धात्विक चालक के 2 भिन्न तापों T1 T2 पर धारा वोल्टता ग्राफ को दर्शाइए। धारा वोल्टता ग्राफ को दर्शाया जा रहा है। फ्रेंड्स, एक चीज़ बता दूं मैं कि इसमें ये सिंपल पूछा जा रहा है कि आपकी जो धारा वोल्टता है उसको वो कौन से ग्राफ से रिप्रेजेंट करेगी। तो मतलब इसमें सिंपली ये कहने का तात्पर्य है कि आपकी टेम्परेचर कौन सी ज़्यादा है,
कौन सा तापमान ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं आपकी कि जो टेम्परेचर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके रेजिस्टेंस के, या फिर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके टेम्परेचर के। तो मैं यहाँ पर आपको एक ये फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, आई अपॉन होता है फ्रेंड्स टी इक्वल टू होगा आई अपॉन आर। तो अगर हम इसको काट दें तो यहाँ से टी बराबर आर निकल आएगा, या फिर टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, मतलब टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। फ्रेंड्स ये हो गया जो आपका टेम्परेचर है उसका जो रिलेशन है वो वोल्टेज रेजिस्टेंस के टर्म में हो गया। अब यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं फ्रेंड्स। तो पहला तो वो यही पूछ सकता है इस वाले क्वेश्चन में, पहला ये पूछेगा कि जो टेम्परेचर है तो वो किस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पहला तो आप बता सकते हो कि जो टेम्परेचर है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी आपका बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा फ्रेंड्स, अगर टेम्परेचर बढ़ा, मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स तो होगा क्या, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। अगर हम वोल्टेज को कांस्टेंट मान लें, सिंपली कांस्टेंट ही रहता है फ्रेंड्स वोल्टेज 220 230 240, अगर सिंगल फेस की बात कर रहे हैं तो इतना ही रहता है, तो कांस्टेंट है वोल्टेज आपका। तो अगर आपका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट क्या हो जाएगी, घट जाएगी फ्रेंड्स, और रेजिस्टेंस घट रहा है तो करंट बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आई थिंक ये दूसरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ये पूछ सकता है फ्रेंड्स, तो इसको लिखते हुए चलिएगा आप अपनी कॉपी में, आप अपनी कॉपी में जरूर लिखते हुए चलिएगा इस टाइप से कि जो आपका टेम्परेचर है वो आपकी इस पर जो आपका रेजिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रहा है, और जो आपकी करंट है वो आपकी क्या है, करंट आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। तो रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो करंट घटेगी, करंट और रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगी। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। और तीसरा कॉन्सेप्ट ये है। तो अगर हम इन कॉन्सेप्ट के माध्यम से देखें तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन जो आपका सेकंड करंट है, मतलब T2 पर जो करंट है उसकी वैल्यू, उसका अमाउंट ज़्यादा होने वाला है, या फिर उसका समय ग्राफ जो है वो ज़्यादा होगा, वोल्टेज धारा वोल्टेज ग्राफ। ठीक है, होगा कैसे कि अभी मैं बता चुका आपको कि जो आपकी टेम्परेचर है तो T2 जो टेम्परेचर है वो कम होगा और T1 टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा फ्रेंड्स। अगर T1 टेम्परेचर ज़्यादा है तो जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट आपकी घट जाएगी इस वाले से। तो जब करंट घट जाएगी तो आपकी जो T1 पर करंट मिलने वाली वो कम मिलेगी और उसका मैग्नीट्यूड कम होगा, और आपकी जो T2 है उसका मैग्नीट्यूड अधिक हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस कारण क्या होगा, आपका जो टेम्परेचर T2 है उस पर आपका वेस्ट आपको जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा, और ऑप्शन नंबर 20 का ठीक होगा, T1 लेस देन T2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की इकाई है, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध की जो इकाई है, जो मात्रक है, उसको पूछा गया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं विशिष्ट प्रतिरोध का, पहले तो मैं फार्मूला बता दे रहा हूं आपको, रो बराबर होता है RA/L। फ्रेंड जो मुझे लग रहा है कि इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन जाएंगे मैं सबको लेकर चल रहा हूं, और इसको आप लिखते हुए जरूर चलिएगा। अब थ्योरी नहीं पूछने वाला है, अब आपसे फॉर्मूला पूछेगा और रिप्रेजेंटेशन पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर पूछ रहा है कि जो आपकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या फिर रजिस्टिविटी है उसका मात्रक क्या है या इकाई क्या है। तो दूसरे में ये भी पूछ सकता है कि R का मात्रक क्या है, तीसरे में ये भी पूछ सकता है L का मात्रक क्या होगा या फिर किससे रिलेटेड है। तो अभी मैं बता दूंगा इस वाले कॉन्सेप्ट को भी कि R बराबर क्या है। तो इसको पहले लिख लीजिएगा, R रो बराबर है RA/L। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करें इसकी तो इसी को पहले बना लेते हैं। R का क्या होता है, ओम, और A जो है वो क्या है आपका क्षेत्रफल, तो मीटर स्क्वायर होता है। L क्या है, लेंथ का मीटर होगा, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो बचेगा आपका ओम इंटू मीटर। तो इसका जो मात्रक होगा वो ओम इंटू मीटर होगा। अब देखिए इस वाले न्यूमेरिकल पर, न्यूमेरिकल नहीं, इस वाले फॉर्मूले पर और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। इस पर काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि जो आपकी रजिस्टिविटी है वो मटेरियल पर डिपेंड करती है या नहीं करती है। सिंपली ये कहेगा कि एक कॉपर कंडक्टर का वायर है या कॉपर तार है, उसको तोड़कर
दो टुकड़े कर दिए, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया, तो उसकी स्पेसिफिक रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध में परिवर्तन होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, सेकंड क्वेश्चन ये है कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने वाला है। आपकी रजिस्टिविटी उतनी ही रहेगी, चाहे आप उसको मेटल को तोड़ दो, चाहे उसको काट दो, चाहे पीट दो, कुछ कर दो, पर उसकी रजिस्टिविटी वो एक प्रकार का उसका गुण है, तो वो रजिस्टिविटी किसी की चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन ये है कि आपका जो रजिस्टिविटी है वो किस किस पर डिपेंड करेगी या अगर हम इसको कांस्टेंट मान लें फ्रेंड्स, तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें यहाँ से, तो रेजिस्टेंस बोलेगा कि किस किस पर डिपेंड करने वाला है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो है वो आपका डिपेंड करेगा लेंथ पर, जितनी लेंथ बढ़ा दोगे उतना रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा आपका। तो ये कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं और एरिया पे भी ये डिपेंड करने वाला। साथ के साथ अगर बात करें रजिस्टिविटी, तो रजिस्टिविटी को भी वो कह देता है। तो फिलहाल मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि आप इस जो क्वेश्चन है, जो फॉर्मूला है, उसको जरूर याद करते हुए चलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आई थिंक इसका आंसर आप पता कर पाए होंगे कि जो आंसर है वो इसका है ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ ये है, देख लीजिए, ये अभी जो मैं बता रहा था आपको, यहाँ पर देखिएगा, ये आपको यहाँ पर दे दिया गया फ्रेंड्स, ये है, इसको सारा आप लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, इन चीज़ों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोल रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम मीटर होती है, जो मैं बता चुका आपको, चूँकि R बराबर रो एल अपॉन ए होता है। R बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए बोल लो, या रो बराबर आर ए अपॉन एल बोल लो, एक ही बात है ना। जब आप R का मान निकालोगे तो ऐसे ही निकल जाएगा फ्रेंड्स। तो अगर हम बात करें रो एल अपॉन ए की, R बराबर रो एल अपॉन ए हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर रो की बात करें तो रो का ये आ गया, देख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर ए क्या है, प्रतिरोध हो गया, सॉरी R क्या है यहाँ पर, रेजिस्टेंस हो गया, प्रतिरोध हो गया। ए की बात करें तो ए क्या है आपका, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। अगर आपके एल की बात करें तो एल क्या हो गया, लेंथ हो गई, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर हम रो की बात करें तो रो है आपका स्पेसिफिक प्रतिरोध। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैं जो आपको बता रहा था वही लिखा हुआ कि यह एक पदार्थ का एक गुण होता है, जिसका मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। पदार्थ की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का क्या है, पदार्थ का गुण है, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है और प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन में बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फोर्थ क्वेश्चन पर कह रहा है ऊर्जा की प्रैक्टिकल इकाई क्या है। तो ऊर्जा की प्रैक्टिकल इकाई की बात करें तो किलोवाट घंटा होती है फ्रेंड्स, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो KW आवर आपका हो गया इसका ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट पर आइए। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, दो समांतर चालकों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, यदि प्रत्येक चालक में धारा दोगुनी कर दी जाए तो चालकों के बीच का बल कितना होगा। एक बार और सुन लीजिए फ्रेंड्स। अगर बात करें कि जो आपका वायर्स है, इसको बोल रहा है कि दो समांतर चालकों के एक ही दिशा में, मतलब दो समांतर चालक हैं, उसमें एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, करंट की वैल्यू को शो करा रहे हैं। जब करंट एक डायरेक्शन में शो हो रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब जो कहने का मतलब ये है कि जो आपका कंडक्टर वायर है उस पर बल कितना हो जाएगा। तो अगर दोगुना आप करंट करेंगे तो जो करंट है, करंट का जो स्क्वायर है उसके अनुक्रमानुपाती हो जाता है आपका जो बल है। मैं एक बार फार्मूले के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अगर फार्मूला आपने नहीं लिखा तो फार्मूला भी लिखते हुए चलिएगा। फार्मूला होता है μ0/4π × I1 I2 अपॉन R। तो ये फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन करते हुए चलेगा। अगर हम बात करें I1 तो I1 क्या है, करंट हो गई। I2 क्या है, I2 भी करंट है। एम्पियर, I1 का मान एम्पियर, I2 का मान एम्पियर। एम्पियर इंटू एम्पियर क्या हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मतलब करंट का स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप इस सारी चीज़ों को मैं हटाऊं फ्रेंड्स, तो अगर हम यहाँ से F की वैल्यू निकालें तो F की वैल्यू करंट के स्क्वायर के बराबर हो रही है। मतलब जितना ज़्यादा करंट होगा उसके स्क्वायर के मल्टीपल में क्या होगा, आपका बल बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा। मान लीजिए आपका करंट अगर 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो आपकी जो बल है वो 5 का क्या होगा, 5 का स्क्वायर कर दोगे फ्रेंड्स। तो जब 5 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा आपका 25 न्यूटन। तो आपका जो फोर्स है वो 25 न्यूटन यहाँ पर उत्पन्न होगा, मतलब लगेगा फ्रेंड्स, उत्पन्न नहीं होगा, लगेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इस हिसाब से, इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में कहा गया कि मूल बल का 4 गुना आकर्षण बल।
आपको पता है आकर्षण ही लगेगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ही लगता है ना। तो क्या होगा, मूल बल का 4 गुना बल लगेगा और अट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा फ्रेंड्स। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, 2 समांतर चालकों के में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। यदि प्रत्येक चालक में धारा दोगुनी कर दी जाए तो चालकों के बीच का बल मूल बल का 4 गुना आकर्षण होगा, मतलब अट्रैक्शन टाइप होगा ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं फ्रेंड्स। 6 क्वेश्चन कह रहा है एक कुंडली का प्रेरण रोधन मतलब इंडक्टेंस बोला जा रहा है, इंडक्टेंस बोला जा रहा है, जिसको प्रेरकत्व कहा जाता है उसको, कि इंडक्टेंस निम्न में से किस पर निर्भर करता है, मतलब किस चीज़ पर निर्भर कर रहा है ये पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि किस किस पर निर्भर किया जा रहा है, तो पहले तो हम एक बार इसके जो ऑप्शन है उसको पढ़ लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका चालक का व्यास, मतलब चालक के व्यास पर आपका इंडक्टेंस डिपेंड करता है या इंडक्टर डिपेंड कर रहा है। नंबर 2 बी है आपका प्रति एम्पियर फ्लक्स बंधता, मतलब फ्लक्स लिंकेज पर एम्पियर पर निर्भर करेगा। अगर हम बात करें थर्ड की, तो थर्ड है कोर की पारम्यता, मतलब परमेबिलिटी ऑफ कोर की परमेबिलिटी पर। आपका 4th पॉइंट है फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई की फ्रीक्वेंसी पर। तो फ्रेंड्स आपको पता है फ्लक्स लिंकेज पर, आप किस पर बताते हैं, फ्लक्स लिंकेज पर करता है ये सेकंड वाले पर, और कोर की जो परमिटिविटी है उस पर। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, आपका सेकंड एंड थर्ड, मतलब सेकंड वाला फ्लक्स बंधता या फ्लक्स लिंकेज पर एम्पियर और आपकी जो परमेबिलिटी ऑफ द कोर है उस पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, एटम ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन्स इज, किसी तत्व का अणु होता है। तो ये पूछा जा रहा है कि जो अणु है वो क्या होता है। तो ये केमिस्ट्री में भी आप पढ़कर आए होंगे और आई थिंक फिजिक्स में भी पढ़ लिया होगा शायद, जो एटम्स की संरचना थी उसमें, उस चैप्टर में। तो आई थिंक आप इसको जान चुके होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका पॉजिटिवली चार्ज, ऑप्शन नंबर बी है अनचार्ज, ऑप्शन नंबर सी नेगेटिव चार्ज, ऑप्शन डी है चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपको बात बता दूं कि आपका जो अणु होता है उस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, बिना चार्ज का होता है वो। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल जो अगर ओवरऑल आपके उसके अणु की बात करें तो अणु पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, अनचार्ज होता है वो। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो नाभिक है, नाभिक के अंदर चार्ज कौन सा होता है, तो नाभिक का जो कोर होता है वो धनावेश होता है। ठीक है, याद रखना, नाभिक का जो कोर है वो धनावेशिक होगी, मतलब न्यूक्लियस जो है वो धनावेशित होता है, और जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो मोशन मतलब गति कर रहे हैं चारों तरफ। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगर हम 7 की बात करें तो 7 का जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी लिख लीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा। किसी तत्व का अणु बिना किसी आवेश का होता है क्योंकि उसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। अब जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो जाएगी तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज, प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज। अब इक्वल है, इक्वल एंड अपोजिट है फ्रेंड्स, तो इक्वल एंड अपोजिट वाले क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और जब कैंसिल आउट होगा तो इस प्रकार से जो हमारा एटम है, अणु है, तो वो क्या करेगा, वो उदासीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, 8 वाला क्वेश्चन। 8 में बोल रहा है हैज़ द हाईएस्ट मोबिलिटी। तो ये बोला जा रहा है कि हाईएस्ट मोबिलिटी किसकी होती है, मतलब चालकता सबसे अधिकतम किसकी होती है। तो सबसे आपको पता है, ये तो बहुत आसान है कि इलेक्ट्रॉन की होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कंडक्टर टेक्स प्लेस बाय। फ्रेंड्स मैं इसलिए इंग्लिश का भी इसमें पोर्शन कवर किया हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि इंग्लिश में करा दीजिए, इंग्लिश में करा दीजिए। अब उनका ये टंटा ख़त्म हो गया कि अब इंग्लिश में सर करा तो रहे हैं ना, तो आप उनसे भी इसको शेयर कर सकते हैं अब आपके अपने फ्रेंड से कि वो क्या करें, कि वो भी पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें 9th क्वेश्चन की, तो 9th क्वेश्चन में कहा गया कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कंडक्टर टेक्स प्लेस वाई। अगर हिंदी की बात करें तो बोला किसी चालक में विद्युत की
चालकता किसके द्वारा होती है, मतलब विद्युत की चालकता किसके द्वारा होती है ये पूछा जा रहा। तो आपको पता है किसी भी कंडक्टर वायर के अंदर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, उन्हीं के कारण आपका जो कंडक्शन है या कंडक्टिविटी है वो होती है। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन नंबर डी है आई थिंक वो है ठीक, क्योंकि उसमें कहा गया फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो है वो आपकी कंडक्टिविटी या कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता रहता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से जो दूसरी जगह मूव करता है तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आज नोन एज करंट। तो जब चार्ज चलेगा फ्रेंड्स तो आप देख ही पा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पर आ जाइए। 10th वाला क्वेश्चन कहा गया है कि इसको क्या करना है, आपको मैच करना है। तो मैच करना है, आप पहला वाला मैच करिएगा। ओम का नियम बोल रहा है, तो ओम का नियम किससे रिलेटेड है, वोल्टता और या वोल्टेज एंड करंट से रिलेटेड हो गया पहले वाले का, ठीक है। तो एक सेकंड रुकिएगा, ए का जो है वो ऑप्शन नंबर 1 हो गया आपका, ठीक है। अब बी पर आते हैं फ्रेंड्स। बी ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। ए का ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। अब सेकंड वाले पर आते हैं। सेकंड क्या है आपका, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो जनरेटर की डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर हम बात करें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो लेफ्ट हैंड रूल आपका जो मोटर है उसमें करंट की डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर फोर्स जो है उसमें करंट की डायरेक्शन हो गई, फोर्स की डायरेक्शन हो गई, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं। और राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं जनरेटर के लिए। तो जनरेटर सेकंड पर है, इसको भी लिख लीजिएगा फ्रेंड्स। जो आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है वो मोटर के लिए एप्लीकेबल है, और लेफ्ट हैंड जो राइट हैंड रूल है फ्लेमिंग का वो जनरेटर के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है आपका सी। अब सी वाले पर आइएगा। सी वाले में कहा गया है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर क्या होता है, तो एसी जनरेटर को हम अल्टरनेटर कहते हैं फ्रेंड्स, जो अल्टरनेटिंग जो सप्लाई प्रोवाइड कराता है, तो एसी जनरेटर होता है फ्रेंड्स ये। तो इसके आपका हो गया ऑप्शन नंबर 4। अब बचा आपका कौन सा क्वेश्चन, डी। अब डी में देख लीजिए, डी का क्या है, तो डी बोल रहा है कुलाम का नियम। तो कुलाम का नियम किससे रिलेटेड है, संधारित्र से रिलेटेड है ना। तो आपका ये कैपेसिटर हो गया, फर्स्ट हो गया। तो आप देख लीजिए कितना हो गया, 3241। तो 3241 ढूंढ लीजिए, आपका ऑप्शन 3241 ए डी, ठीक है। डी वाला ऑप्शन हो गया आपका, ठीक है, 3241। तो इसको आप लिखते हुए चलिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ, ये उसका एक्सप्लेनेशन है फ्रेंड्स। तो एक्सप्लेनेशन अगर आप लिखना चाहना तो जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये सारा के सारा आपको बताता हुआ भी चल रहा है। जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ फ्रेंड्स, वो मैं जितने इससे रिलेटेड हैं उन सबको इंक्लूड करके चल रहा हूँ। तो मेरे सारे पॉइंट आप नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट में लगभग हर एक बार नंबर जो आपका MCQs है वो बन सकता है, तो आप उसको भी नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो 11 पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 11 क्या बोल रहा है, कंडक्शन विल नॉट अकर्स व्हेन बॉडीज आर। बोल रहा है जब पदार्थ डैश तो चालन घटित, मतलब कंडक्शन नहीं होगा, मतलब कंडक्शन नहीं होगा। तो कब नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, उनकी जो हीटिंग, अगर हम बात करें कोई भी एक आपका पदार्थ है, पदार्थ को आप गर्म कर दो तो फ्रेंड्स क्या होता है, वो हीट करना शुरू कर देता है। तो हीट कब तक करता रहता है, जब तक उसकी जो हीटिंग है वो दोनों सरफेस की इक्वल ना हो जाए। क्योंकि हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है आपके कंडक्टर में, हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अब मान लीजिए अब टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं है बीच में, तो होगा क्या, तो जब टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं है बीच में तो उस केसेस में क्या होगा, आपका जो कंडक्शन है वो भी नहीं हो पाएगा, या फिर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो ट्रैवल कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे तो उनका कंडक्शन नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रॉन्स का। जब कंडक्शन नहीं होगा तो आपकी करंट भी नहीं फ्लो होगी। तो यहाँ पर यही है कि कंडक्शन नहीं होगा, किससे नहीं होगा, जब आपका सेम टेम्परेचर होगा, एट सेम टेम्परेचर, एक ही तापमान पर आपका जो है वो कंडक्शन नहीं होगा, ठीक। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। 12 पर आ जाइए। 12 है आपका द बॉडी विच रिफ्लेक्ट्स द इंटायर रेडिएशन indicate inclined on its is said to be। ये बोल रहा है कि इंक्लाइंड जो तिरछे विकिरण हैं वो जब आएंगे तो उस पर क्या रिफ्लेक्शन होगा। जैसे हिंदी में बता रहा है, वह पिंड जो संपूर्ण विकिरण घटना को प्रतिबिंबित करता है उसे क्या कहा जाता है। रिलेशन है, डिफरेंस नहीं, क्या रिलेशन है। तो ये बोला गया है क्वेश्चन में। तो आपको पता है रिलैक्सेशन टाइम जो है उसको आप जी से लिखते हैं, जी से डिनोट करेंगे। तो अगर हम बात करें
रजिस्टेंस और जो आपका इलेक्ट्रॉन रिलैक्सेशन टाइम है, तो उसमें क्या रिलेशन होता है? तो रिलेशन होता है R/1/g। जी क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम है। अगर हम इसको दोनों इक्वेशन को मान लो, इसको ए बना लें ए इक्वेशन, और दूसरी को बी बना लें दूसरी वाली को, जैसे यहाँ पर बनाया गया है, और एक पहली वाली को सेकंड से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास कुछ ये वाला रिलेशन आ जाएगा। और हम क्या करें, सारी की वैल्यू पुट करें और डिवाइड कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो आंसर होगा हमारा 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो फार्मूला बेस हैं, और इस टाइप के जो न्यूमेरिकल हैं वो भी पूछे जाते हैं, जो फार्मूला बेस होते हैं उनको पूछा जाता है। सेकंड पर देखिए फ्रेंड्स, तो सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है, एक बार उसको भी नोट डाउन करिएगा। 14 क्वेश्चन में बोल रहा है, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स पर यूनिट वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी, निम्न में से कौन सा कथन किसी राशि मतलब क्वांटिटी का प्रति इकाई मान मतलब PU पर यूनिट वैल्यू प्रदर्शित करता है? पर यूनिट वैल्यू इसको कहा जाता है फ्रेंड्स। तो पर यूनिट वैल्यू की बात करें तो पर यूनिट वैल्यू कौन इस पर डिपेंड कर रहा है? तो एक बार पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ए, रेशियो ऑफ एक्यूरेट क्वांटिटी इन एनी यूनिट टू वेज ऑफ रिफ्लेक्शन रेफरेंस वैल्यूज ऑफ क्वांटिटी इन सेम यूनिट। नेक्स्ट बोला गया है, ऑप्शन ए में कहा गया है रेशियो ऑफ बेस और रेफरेंस वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। तो अगर मैं आपको बता दूं, ये फार्मूला होता है पर यूनिट का फ्रेंड्स। तो पर यूनिट का अगर फार्मूला आप पढ़ चुके हो या नहीं पढ़ा है तो आगे आप पढ़ोगे। पर यूनिट का जो फार्मूला होता है वो होता है किसी भी जो आपका क्वांटिटी है उसकी वास्तविक मतलब रियल वैल्यू और उसका जो वास्तविक वैल्यू का रेफरेंस होता है, रेफरेंस वैल्यू, उसके अनुपात को कहा जाता है। मतलब रियल वैल्यू और एपरेंट वैल्यू कह सकते हो, या उसकी जो आपका रेफरेंस वैल्यू होती है, रेफरेंस वैल्यू को दोनों के अनुपात को हम बोलते हैं पर यूनिट वैल्यू। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक लगेगा, अगर एक ऑप्शन नंबर ए सही है। और अगर हम इसके जो है एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है, इसका देख लीजिए। यहाँ पर किसी इकाई में वास्तविक राशि और उसकी इकाई में आधार या रेफरेंस राशि का अनुपात, मतलब बेस वैल्यू और उसकी जो रियल वैल्यू है उसके अनुपात को पर यूनिट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, पर यूनिट क्वांटिटी की जो फॉर्मूला है उसको नोट डाउन करिएगा। यहाँ पर क्या होगा, रियल वैल्यू, रियल अपॉन, एक सेकेंड फ्रेंड्स, पर यूनिट का फॉर्मूला नोट डाउन करिएगा, रियल वैल्यू अपॉन रेफरेंस वैल्यू। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकता है, तो इसको भी नोट डाउन करते हुए चलिएगा। किसी भी क्वांटिटी का, अगर करंट की बात करेगा तो करंट की भी हम पर यूनिट वैल्यू ऐसे निकालेंगे, वोल्टेज की कहेगा तो वोल्टेज की भी हम ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन में बोला गया है इफ़ इट इज़ नोन दैट द डिके कांस्टेंट ऑफ रेडियम इज़ 1.3566 इंटू 10⁻⁻11 प्रति सेकेंड, देन फाइंड द हाफ लाइफ, मतलब अर्ध आयु का सवाल है फ्रेंड्स। तो हिंदी में देख लीजिए एक बार, यदि रेडियन का 6 मान स्थिरांक 1.3566 इंटू 10⁻⁻11 -11 है फ्रेंड्स, ये इंटू -11 हो गया पर सेकेंड है, तो उसका अर्ध जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो अर्ध जीवन काल की बात करें तो अर्ध जीवन काल का फॉर्मूला होता है, आप उससे निकाल लीजिएगा। फॉर्मूला होता है n बराबर, मैं एक बार फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ, n बराबर होता है n0 e⁻ लैम्डा और t। ठीक है, इससे आप क्या करोगे, सारी वैल्यू पुट करोगे और आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर 15 का बी आंसर सही होगा, 1620 ईयर। ठीक है, इतनी साल आ जाएगी। 16 क्वेश्चन पर आ जाइए। 16 क्वेश्चन पर कहा गया है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी में दिक्कत है तो टेलीग्राम पर आप कमेंट कर दीजिएगा, हम वहाँ पर आपका रिप्लाई दे देंगे वहाँ पर। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन पर बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द सेम एज वॉट। वो ये बोल रहा है कि कौन सी ऐसी राशि है जिसका मात्रक वॉट की तरह नहीं है, या जो एक वॉट की तरह नहीं है, वाट की तरह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका जूल प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम, मतलब एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम हो गया। सी है आपका वोल्ट स्क्वायर प्रति ओम, डी है आपका वोल्ट प्रति एम्पियर। तो जो वोल्ट प्रति एम्पियर है वो वॉट के बराबर नहीं होता है फ्रेंड्स। तो वॉट क्या है, पावर है। पावर क्या होती है, W/,
W/T होती है फ्रेंड्स। तो जूल प्रति सेकंड भी इसका मात्रक हो गया, ठीक है। और आपका एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम, क्योंकि आपको पता है P बराबर BI होता है, या I भी लिख दो, तो एम्पियर इंटू ओम हो गया। और इसी को निकालोगे तो यहाँ से आप इसकी जगह आप I/R रख दोगे तो आ जाएगा आपका I²/R हो जाएगा। तो इस क्रम में आपका ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा आप देख लीजिए यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी है, इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन को, इस वाले को कंप्लीट को। नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 में कहा गया है ओम्स इज़ द यूनिट ऑफ, ओम किसकी यूनिट है, तो ये आपको पता है किसकी यूनिट है, रजिस्टेंस की यूनिट है। इसमें कई क्वेश्चन बन जाएंगे फ्रेंड्स, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला तो ये बन जाएगा करंट का मात्रक क्या होगा, तो एम्पियर होगा। रेजिस्टेंस का मात्रक बोलेगा तो ओम हो ही गया। वोल्टेज का मात्रक बोलेगा तो हो गया आपका वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया इसका मात्रक, ठीक है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है उसको एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है द 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर, 3 मौलिक परिणाम हैं। तो आपको पता है क्या, पुंज लंबाई समय, ठीक है। तो पुंज लंबाई समय एक प्रकार का आपका, इसको लिखना है फ्रेंड्स, इस पर एक ही नंबर यही बनेगा इस पर, और दूसरा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। मास, लेंथ एंड टाइम ये है, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए, ये है इसका एक्सप्लेनेशन फ्रेंड्स, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट है आपका 1 मेगा ओम क्वांटिटी है या फिर होती है या इक्वल टू होता है। तो आपका 1 मेगा किसके बराबर होता है, 1 मेगा ओम, तो 1 मेगा ओम होगा आपका 10⁶ ओम, आपको पता है 6 ओम। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो ये हैं फ्रेंड्स, इसको भी नोट डाउन करते हुए चलिएगा। 1 किलो ओम 1 माइक्रो ओम, माइक्रोन ओम कितने में होगा, तो माइक्रो ओम होगा 10⁻⁻6, 1 किलो ओम 10⁻3, और जो गीगा ओम होगा वो 10⁹, और मेगा होगा 10⁶। तो ये इन सारे को नोट करते हुए चलिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पुटअप होने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें यही MCQs में बन पाएंगी फ्रेंड्स, ज़्यादा तो बड़ा नहीं बन पाएगा। तो नेक्स्ट पर पढ़िए 20 क्वेश्चन नंबर कह रहा है इफ़ 10 रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम आर ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल द टोटल रेजिस्टेंस विल बी। ये बोला गया 10 प्रतिरोध जो हैं 10 ओम के 10 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो ये बोला कि उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा फ्रेंड्स। तो आई थिंक ये मैं बहुत पहले आपको एक पोल के माध्यम से टेलीग्राम पर आपको करा चुका हूँ ये वाला क्वेश्चन। तो आपको पता है कि इसका 1 ओम आएगा, और आएगा कैसे वो हम आपको डिस्कस करके बता रहे हैं बिल्कुल डिटेल में। 1 ओम हो गया। अब आपको 10 ओम, आपको 10 प्रतिरोध आपको लगाना है। मैंने कहा था एक बहुत अच्छी मैंने ट्रिक आपको बताई थी कि अगर प्रतिरोध आपके सेम क्वांटिटी के हैं तो कुछ नहीं करो आप, अगर पैरेलल में है तो प्रतिरोध की वैल्यू अपॉन n रख दो इक्विवेलेंट निकालने के लिए। तो यहाँ पर प्रतिरोध की वैल्यू कितनी है 10, नंबर ऑफ, ये हो गई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो कितने रेजिस्टेंस, 10 रेजिस्टेंस, प्रत्येक की वैल्यू 10 है, 10 से कट जाएगा आएगा 1, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। द एक्सेसिव नेचुरल करंट इज यूज्ड बाय, अतिरिक्त आवेश हानि का कारण है। तो अतिरिक्त आवेश जो हानि हो रही है उसका क्या कारण है, तो उसका कारण है आपका जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लास्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लास्ट में जो भी आपका आवेश की हानि हो रही है उसको हम कहते हैं, मतलब ब्लास्ट, जो आपका इलेक्ट्रॉन ब्लास्ट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं, जो आपकी अतिरिक्त आवेश हानि है उसके अंतर्गत उसको लाते हैं। तो आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा एक्सप्लेनेशन को। नेक्स्ट है आपका 22 वाला द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़। तो आपको पता है, क्या पता है, इससे पहले आप पढ़ चुके हो किलोवाट आवर। तो इसको भी हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। हाँ, एक चीज़ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स, उसको देख लीजिएगा। इसमें ये कह सकता है कि एक यूनिट किसके बराबर है, तो भैया ये एक यूनिट के ही बराबर होता है, ठीक है। यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट का फॉर्मूला होता है किलोवाट kWh/1000, ठीक है। यही आपका होता है एक यूनिट बराबर, और यही होता है आपका 1 किलोवाट बराबर, ठीक है। 1000 नहीं, 100 नहीं होगा, 1000 होगा अपन में, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन करते हुए चलिएगा क्योंकि ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। केल्विन इज़ द SI यूनिट ऑफ, केल्विन जो है वो SI यूनिट किसकी है, तो किसकी है, टेम्परेचर की है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है,
टेम्परेचर की है, तो आपको भी पता होगा फ्रेंड्स। तो टेम्परेचर इसका राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। 24 पर आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? आई थिंक ये भी आपको पता होगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 में कहा गया है फ्रेंड्स कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स के नियम अनुसार, क्या नियम अनुसार? पहले तो हम देख लेते हैं ओम्स का नियम क्या कहता है, उसके बाद ही हम उसका जो निष्कर्ष उसको निकालेंगे, है ना। तो बी बराबर होता है आई आर। ठीक है, बी बराबर आई आर हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है, द वोल्ट इज कांस्टेंट। तो वोल्टेज क्या है? कांस्टेंट टू द करंट। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या है? वोल्टता धारा के स्थिर है। तो स्थिर तो नहीं बोल सकते, सही बी है आपका। द वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द या टू करंट, मतलब जो वोल्टेज है वो किसके अनुक्रमानुपाती है? वो करंट के अनुक्रमानुपाती। यही होता है आपका जो ओम्स का नियम है। वो ओम्स का नियम क्या कहता है? वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट या धारा आई। तो आई क्या होगा? अगर हम इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो सिंबल है उसको हटाएंगे तो आपका एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको आप आर से रिप्रेजेंट करते हो या फिर यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका जो आपका क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 20। ऑप्शन नंबर वी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो आपका वी वाला ठीक हो गया। ये उसका एक्सप्लेनेशन है, आप एक्सप्लेनेशन को भी डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 26 पर। 26 का यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी इज़। तो यूनिट रजिस्टिविटी की यूनिट अभी आप देख चुके हैं, जो है ओम इंटू मीटर होती है। तो वो एक बार फिर दोहरा लिया गया है, पूछ लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है फ्रेंड्स? आज हम आपके 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं। इसका जो चैप्टर नंबर क्या बोलते हैं, पार्ट नंबर 2 है फ्रेंड्स, उसमें हम इसका जो बच्चे क्वेश्चन उसको और कराएंगे। तो 30 के क्वेश्चन में हम करा रहे हैं। तो 27 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल, मतलब के बी ए बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? तो इसको आपको बताना है कि ये किसके बराबर होता है। तो ये होता है आपका इसके बराबर, मतलब 860 किलो कैलोरी के। ये कहाँ से निकलेगा? पहले यूनिट का मान निकाल लीजिए फ्रेंड्स, किलोवाट आवर निकाल लीजिएगा, किलोवाट आवर निकाल लीजिएगा। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, जो आपकी वैल्यू आएगी वो जूल में आएगी। तो जूल से आप जूल में ना परिवर्तित करके आप उसको किलो कैलोरी में चेंज करोगे। तो किलो कैलोरी में चेंज करने के लिए अगर कैलोरी की बात करें तो 2.4 से आप क्या करो, 2.4 से आप क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो फिर इस प्रकार क्या होगा, वो आपका जो है वो किलो कैलोरी में परिवर्तित हो जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी फ्रेंड्स उसको। ठीक है, नेक्स्ट पर आइए। नेक्स्ट है आपका 28। तो 28 में क्या कहा गया? द मटेरियल टू बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस शुड बी ऑफ। मानक प्रतिरोध के निर्धारण में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री में क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? लो रजिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। चलिए ये सामने ही दिख रहा है तो इसी को टिक कर दीजिए। क्या होना चाहिए? पहली चीज़ लो रजिस्टिविटी होना चाहिए और दूसरा लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए। नेक्स्ट पर आ जाइए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया ये वाला। नेक्स्ट है आपका एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव। एक आदर्श वोल्टेज स्रोत में क्या अंतर है? तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होना चाहिए? आपका जो रजिस्टेंस है वो ज़ीरो होना चाहिए फ्रेंड्स। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, अगर आपने हमारे डिटेल लेक्चर नहीं देखे तो उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं वहाँ पर आपको डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप ऑप्शन नंबर 29 का जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है आपका बी, ज़ीरो सोर्स रजिस्टेंस। तो सोर्स रजिस्टेंस है वो ज़ीरो होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि जो हमारा वोल्टेज है वो आइडियल वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट 30 वाले पर आ जाइए और ये लास्ट क्वेश्चन है आपके इस सेशन का। तो ऑप्शन नंबर 30 बोल रहा है द बायो-सेवर्ट्स लॉ। द बायो-सेवर्ट्स लॉ इज ए जनरली मॉडिफिकेशंस ऑफ। बायो-सेवर्ट का नियम किसका सामान्य संशोधन है?
मतलब किससे संशोधित किया गया है? तो आपको पता है जो वायो सेवर्ट का नियम है उसको हम एम्पियर नियम से भी जानते हैं फ्रेंड्स। तो ये रहे आपके 30 क्वेश्चंस फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम आज ही हम आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है या फिर इसका जो पार्ट नंबर 2 है उसको डालने वाले हैं, जिससे क्या हो कि आपके एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा कोर्स कवर हो जाए और आपका एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचने पाए कि आप छोड़ कर आओ, बहुत अच्छे आप मार्क्स गेन कर पाएँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ।